जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। रेलवे में एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने का पूरा पूरा चांस है। आगामी समय में रेलवे में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है और आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पूरा डेडिकेशन होगा कि हमें रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि रेलवे में सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, कौन कौन बन सकता है, इनको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। तो ओवरऑल रेलवे आरपी ऐप में जो सब इंस्पेक्टर होता है उसके संबंध में मैं आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके अलावा फिजिकल किस तरीके से होता है, मेजरमेंट किस तरीके से होता है, एग्जाम किस तरीके से होता है, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। ओवरऑल आरपीएफ एसआई से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों का आपको इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो में हम जिन भी डाटाओं के बारे में डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, इसलिए आप इस वीडियो पर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरपीएफ में जो एसआई की भर्ती वो इससे पहले 2018 में आई थी और उसी के बेस पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम डिस्कस करें आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ये लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलती है और इनका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो 35,400 रुपये रहता है। कितना रहता है? 35,400 रुपये इनका स्टार्टिंग का बेसिक पे रहता है। अब हम एक एक करके इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले यदि हम क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए स्पेशली तरीके से मेंशन किया था कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब वो चाहे आपकी बीए भी हो सकती है, बीएससी भी हो सकती है, बीकॉम भी हो सकती है, बीबी भी हो सकती है, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से कर रखी है यहाँ पर इस तरीके का कोई मेंशन नहीं किया गया है, केवल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे बीएससी कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, चाहे बीबीए कर रखा हो, मतलब ओवरऑल सभी के सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, परसेंटेज का भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि कम से कम ग्रेजुएशन में 50 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। चाहे आपने फिक्स 36% के साथ ग्रेजुएशन पास कर रखी हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जो अपेयरिंग में है। फॉर्म की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी उससे पहले पहले आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट अपेयरिंग में है, जिनको लगता है कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले उनका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं आएगी तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो एक शब्द में कहूँ तो वो ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आ जाएगी। उसके बाद एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें। एज लिमिट का सीन यहाँ पर मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद में जैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका पीईटी होगा, जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होने के बाद में आपका पीएमटी होगा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो इस तरीके से जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो 3 फेजों से गुजरेगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका पीईटी होगा, फिर आपका पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो रेलवे की एक सबसे खास बात यह
ये कि ये जोन से वैकेंसी निकालती है। रेलवे में बहुत सारे जोन है भारत में, तो ये जोन वाइज वैकेंसी निकालती है। और एक इसका सबसे बड़ा सीन है, आपकी पोस्टिंग जिस जोन से होगी, आप जिस जोन से लगोगे ना, आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ टाइम ड्यूटी उसी जोन में रहेगी। सपोज दैट आप मुंबई जोन से फॉर्म भरते हो, आपकी जॉब लग जाती है मुंबई जोन से, तो आपकी जो ऑलवेज पोस्टिंग है वो मुंबई जोन में ही रहेगी। यदि आप अजमेर जोन से फॉर्म भरते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी ऑलवेज पोस्टिंग अजमेर जोन से ही होगी। तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो जोन के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। जिस जोन से आपका सिलेक्शन होगा उसी जोन में आपकी लाइफ टाइम ड्यूटी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरीके का ये सीन है। ऐसा नहीं होगा जोन जोन के अंदर तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जो जोन है उसके अंदर अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन एक जोन से दूसरे जोन में आपका कभी ट्रांसफर नहीं होगा। जिस जोन में आपका सिलेक्शन रहे होगा उसी जोन में आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग रहने वाली है जब तक आप ड्यूटी करोगे। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में वही सीन है कि मिनिमम आपकी 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ओबीसी के कैंडिडेटों को मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट दी गई है। मतलब यदि आप ओबीसी से हो तो आपकी एज 20 से 28 साल तक होनी चाहिए, और यदि आप एससी एसटी से हो तो आपकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी, तो जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, जिस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, उस दिन से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब हम यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करें कि फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा। तो देखो, फिजिकल मेजरमेंट में आपके दो तरीके से मेजरमेंट लिए जाएंगे, एक हाइट का लिया जाएगा और एक चेस्ट का लिया जाएगा। हाइट का जो मेजरमेंट होगा वो मेल फीमेल दोनों का होगा, लेकिन जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो केवल मेल का होता है, फीमेल का कहीं भी कभी भी जो चेस्ट का है वो मेजरमेंट नहीं लिया जाता। तो यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और यदि आप फीमेल है तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यदि आप फीमेल है तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर ये कुछ एक एरिया स्पेसिफिक किया है। तो यदि आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो, और यदि मेल हो तो आपकी कम से कम हाइट 163 सेंटीमीटर, और यदि आप फीमेल है तो आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम चेस्ट पर डिस्कस करते हैं। चेस्ट केवल और केवल पुरुषों की मापी जाएगी, महिलाओं की चेस्ट नहीं मापी जाती। अब जो ये पुरुषों की चेस्ट वो भी दो तरीके से मापी जाएगी, एक तो बिना फुलाए हुए और एक फुलाए हुए। तो यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिना फुलाए हुए आपका जो सीन है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और फुलाने के बाद कम से कम 85 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिना फुलाए हुए आपका जो सीन है वो 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फुलाने के बाद भी आपका जो सीन है वो 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, वही 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और यदि आप इस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं तो बिना फुलाए हुए आपका सीना 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद आपका सीना 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये था इसके बारे में फिजिकल मेजरमेंट। ये आप एक बार चेक कर लेना। हाइट के बारे में स्पेशली देख लेना, यदि आपकी हाइट कम है तो फिर आप इसकी तैयारी मत करना। ठीक है, फोरम फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फोरम फीस यहाँ पर 500 रुपये रहने वाली है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों की फीस 250 रुपये रहने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, मतलब सीबीटी के बारे में। आपका सीबीटी क्या होगा? देखो, सीबीटी क्या होता है? सीबीटी का मतलब होता है ऑनलाइन टेस्ट होना। आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो आपका एग्जाम है वो टोटल 15 लैंग्वेज में होगा। अब आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्ट है, आप उस लैंग्वेज में ये पेपर दे सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस टाइम आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करवाया जाएगा कि आप फॉर्म एग्जाम कौन से लैंग्वेज में दोगे। यदि आप हिंदी लैंग्वेज से एग्जाम देने में कंफर्ट हो तो वहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करना होगा। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको वहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस टाइम आपसे सेलेक्ट करवाया जाएगा कि आप एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देने वाले हो। यहाँ पर यदि नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस किया जाए तो 1/3 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन
काट लिया जाएगा। 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है कि यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में आपके कम से कम 30% मार्क्स आना जरूरी है। और यदि आप EWS, OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो CBT में आपके कम से कम 35% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। टोटल 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप गलत क्वेश्चनों को करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा डिस्कस की जाए अर्थमेटिक के बारे में, उसके 35 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं PMT फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। देखो, इसमें सीन क्या है, यहाँ पर आपकी एक तो लॉन्ग जंप होगी, एक हाई जंप होगी, इसके अलावा आपकी रनिंग होगी। तो यदि आप मेल हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यदि आप मेल हैं तो आपको 12 फीट लंबी जंप लगानी होगी। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 9 फीट लंबी जंप लगानी होगी। यदि आप मेल हैं तो आपको 3 फीट 9 इंच ऊंची जंप लगानी होगी। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 3 फीट ऊंची जंप लगानी होगी। तो ये यहाँ पर इसका फिजिकल मेजरमेंट का था। तो इसको भी आप एक अच्छे तरीके से चेक कर लेना, क्या आप ये सारा सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर आपको इन सभी को भी पास करना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब आपका रिटन एग्जाम पास हो जाएगा फिर आप फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पास कर लोगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास कर लोगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसमें भी यदि आपका नंबर आ जाएगा, मतलब फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आप ट्रेनिंग पर जाओगे। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी इस पर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेलवे में जो सब इंस्पेक्टर है वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। 7th CPC के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, लेवल 6 में आता है। पे बैंड इनका 9300 रुपए से लेकर 34,800 तक रहता है। देखो, ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे अलाउंस है जो इनको नहीं दिए जाते। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद इनको सभी के सभी अलाउंस दे दिए जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान इनको वहीं पर रहना होगा, वहीं पर खाना होगा, इसलिए बहुत सारे अलाउंस नहीं दिए जाते। तो ट्रेनिंग के दौरान इनको बेसिक पे 35,400 रुपये मिलेगा। फिलहाल में 2023 के अनुसार डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आप 2023 में ज्वाइनिंग लेते हो तो फिलहाल में 42% DA है। यदि बाद में होता है तो DA बढ़ जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग रहेगा। तो 42% के अकॉर्डिंग 14,868 रुपये का आपका DA हो जाता है। 35,400 का कैलकुलेट करना है। स्पेशल अलाउंस के तौर पर आपको लगभग 3,000 का अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरीके से 53,268 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। NPS के आपके 5,026 रुपये काटे जाएंगे। रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम में आपके 30 रुपये कटेंगे। प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर आपको 200 रुपये कटेंगे। तो टोटल कटौती हो जाएगी 5,256 रुपये की। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो ट्रेनिंग के दौरान 48,012 रुपये का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जितने महीने आपकी ट्रेनिंग होगी आपको ये फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, इसमें किसी तरीके का कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। हाँ, यदि DA बढ़ जाते हैं तो आपका भी DA बढ़ जाएगा, क्योंकि DA साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, दूसरा जून और जुलाई में। DA जो एवरेज हर बार लगभग 3% के आसपास बढ़ता है। यदि मैं एक साल का कैलकुलेट करूं तो एक साल में लगभग 5% से लेकर 7% के बीच में DA बढ़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यह है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी। तो जैसे आप पोस्टिंग पर जाओगे, अपनी ऑन ड्यूटी पर जाओगे, तो आपका जो बेसिक पे है उसकी शुरुआत वही 35,400 रुपए से होगी। ठीक है, अब यहां पर आपकी जो बेसिक पे है उसमें हर साल 3% का इंक्रीजमेंट होगा। पहले साल आपका 35,400 रहेगा, दूसरे साल इसका 3% बढ़ जाएगा, फिर 3% बढ़ेगा, फिर 3% बढ़ेगा। ठीक है भाई, जब आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको 42% DA मिल रहा है ना, तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब तक आपका जो DA कम से कम
6% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 48% के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डीए कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि 16,992 रुपये का होता है। एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग आपको 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हमने 27% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। यदि आपकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सिटी में होती है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग गांव में होती है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। और बाकी के जो बीच के शहर हैं, जैसे जयपुर हुआ, लखनऊ हुआ, पटना हुआ, इनमें आपको 18% एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 27% एचआरए कैलकुलेट किया, तो 35,400 का 27% निकालोगे तो 9,558 रुपये बनते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 4608 रुपये मिलेंगे। राशन मनी अलाउंस के आपको 3810 रुपये मिलेंगे। स्पेशल अलाउंस के आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आपको स्पेशल डे अलाउंस और मिलेगा। अब ये स्पेशल डे अलाउंस क्या होता है? जैसे बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जब पूरी गवर्नमेंट नेशनल छुट्टी होती है, लेकिन उस दिन भी आपको ड्यूटी करनी होती है। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, सभी गवर्नमेंट ऑफिसों की छुट्टी रहती है, लेकिन इस दिन आपको ड्यूटी करनी होती है। तो इस दिन का आपको क्या मिलेगा? स्पेशल डे अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा में रहेगा। तो इन सभी को मिलाकर मोटे मोटे तौर पर आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 73,362 रुपए की। इसके अलावा देखो, आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, आपको शूज अलाउंस मिलेगा, आपको राइफल मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, आपको हेयर कट अलाउंस मिलेगा। ये एक्स्ट्रा में अलाउंस है। हेयर कट अलाउंस लगभग 60 रुपये मिलेगा। राइफल मेंटेनेंस अलाउंस के आपको 45 रुपये मिलेंगे। ड्रेस अलाउंस आपको साल में एक बार मिलेगा। शूज अलाउंस आपको साल में एक बार मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसे अलाउंस जो आपको हर महीने मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग के बाद पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 73,362 रुपये। अब इसमें कटौतियां होंगी, जैसे एनपीएस का कटेगा आपका 5239 रुपये। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में आपके 30 रुपये कटेंगे। प्रोफेशनल टैक्स में आपके 200 रुपये कटेंगे। और यहाँ पर आपका इनकम टैक्स भी कटेगा। ठीक है, अब इनकम टैक्स कितना कटेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना गवर्नमेंट काटना चाहती है ना, उतना आप कटने नहीं दोगे। ठीक है, आप कम से कम इनकम टैक्स काटने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से टोटल जो आपकी डिडक्शन है वो हो जाता है 5469 रुपए का, मतलब 5,469 रुपए का आपका डिडक्शन हो जाता है। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा मोटिवेशन का टॉपिक है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं एक बार सभी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत ही शानदार वाली सैलरी मिलने वाली है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो 67,893 रुपये रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। आपके जितने भी डाउट थे, जितने भी आपके दिमाग के क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे शानदार वाले मोटिवेशनल वीडियो के साथ।